नमस्कार मित्रों। प्रभा मंथन से मैं अमर बहादुर सिंह आज फिर एक बार रायबरेली संसदीय क्षेत्र से चुनावी विश्लेषण करने के लिए समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, ये कयास खत्म हो गया कि अमेठी से कौन लड़ेगा, रायबरेली से कौन लड़ेगा, और दोनों ही प्रत्याशी अब आपके सामने हैं। ये दोनों ही राहुल गांधी अमेठी से क्यों नहीं लड़े, खैर ये उनकी एक पार्टी की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि राय इस बार अगर अमेठी से वो चुनाव लड़ते तो देखिए पिछले बार से इस बार का उनका जो परिणाम जो है वो उनके पक्ष में रहता है। ये हमारा आकलन है जो है, और वो कुछ आधारों पे है। एक तो ये कि 5 वर्ष का जो समय होता है किसी सांसद के लिए जो है वो उसके खिलाफ काम करता है। और इस बार जिस ढंग से अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ कंधे से कंधे मिला करके और किसी भी हद तक भाजपा को सीट न जाए उस पर लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए दोनों पार्टियों में बहुत ही सामंजस्य हो। और 55,000 से पिछले बार अमेठी चुनाव हारे थे, यानी कि 28,000 अगर वोट और उनको मिल गए होते तो अमेठी से वो चुनाव जीत गए होते। तो लोकसभा में 28,000 का वोट मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होता है, और वहां से हट करके अमेठी से ये रायबरेली में चले गए हैं। ये मेरे ख्याल से एक तरह से देखा जाए, भले कहें कि हम भागे नहीं हैं, हम भगोड़े नहीं हैं, लेकिन जनता वो यही मानेगी कि डर के मारे वहां चले गए हैं। अब सवाल यह है कि रायबरेली के जाने के पीछे का कारण क्या है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी रायबरेली और ये अमेठी, ये दोनों ही जगह कौन लड़ेगा ये पूरी की पूरी एक गांधी परिवार ही डिसाइड करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अमेठी से केएल शर्मा की जगह कोई और भी लड़ सकता था चुनाव, लेकिन वो उनके भरोसेमंद के हैं, परिवार के हैं, इसलिए उनको वहां पे वो चुनाव जो है वो लड़ने दिया गया। क्योंकि ये ऐसा लगता है इन लोगों को कि अमेठी रायबरेली अगर किसी और के पास चली जाएगी तो दोबारा फिर इस पर चुनाव लड़ने में उनको दिक्कत होगी, और जो लड़ेगा उसका एक हक बन जाएगा। उस हक को नकारने के लिए ये रायबरेली और ये अमेठी दोनों ही अपने पास रखना चाहते हैं लोग। अब जब रायबरेली में गए ये, तो इसके पीछे लॉजिक कांग्रेस पार्टी का ये था कि वहां सोनिया गांधी बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीतते आई हुई हैं, और पिछले बार भी 1,67,000 से चुनाव जीती हैं, और वहां कोई भाजपा का बहुत जनाधार नहीं है ऐसा इनको लगता है। क्योंकि अभी जो 2022 के जो चुनाव हुए थे उसमें अगर एक सीट रायबरेली वाले छोड़ दिया जाए तो सब पे जो है सपा का कब्जा है, सपा इनके साथ है, तो लगता है कि ये चुनाव जितना बड़ा आसान होगा जो है। तो ये सब कुछ चीजें इनके प्लस में है। और चूंकि कांग्रेस कांग्रेस का वोट और सपा का वोट विधानसभाओं को जोड़ दिया जाए तो भाजपा से कहीं वो अधिक हो रहा है। तो ये सारे समीकरण हैं जो बता रहे थे कि ये इनके पक्ष की रायबरेली में चुनाव जीतना इनके लिए आसान होगा। ये कांग्रेस पार्टी के सोचने का अपना एक ढंग था, और इसलिए चूंकि आसान सीट थी इसलिए राहुल गांधी को वहां भेजा गया। अब सवाल उठता है कि ये कितना आसान है कितना नहीं, ये तो थोड़ा हम जब इस पर चर्चा करेंगे तब मालूम होगा। देखिए, जो पूरी रायबरेली लोकसभा है उसमें कुल 5 विधानसभा है। एक बछरावा जो अगर विधानसभा का स्तर पर देखा जाए तो वो रिजर्व सीट है जो है। उसके बाद से हरचंदपुर पड़ता है, सरेनी, ऊंचाहार, ये 5 जो है, और 5 में रायबरेली को छोड़ दिए, चारों पे जो है वो उनका कब्जा है, सपा का कब्जा है। इसमें ऊंचाहार में मनोज पांडे का पिछले बार जो देखे ही है वो जब राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था तो उसमें किस तरह से उसके वो अखिलेश के खिलाफ वो गए थे। और एक और वहां का लोकल जो नेता था अमरपाल मौर्य, वो भी वहां जो है उनके अखिलेश के खिलाफ जो है वो निकल करके वो भाजपा को सपोर्ट किया था। तो अंदरूनी लड़ाई जो है वहां पे ये स्थिति है कि पार्टी के अंदर भी एकजुटता सपा में नहीं है। अब इसका कितना लोकसभा पर के चुनाव पर असर पड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी। जनसंख्या की दृष्टिकोण से अगर देखें जातिवत जो है, तो मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि देखिए, आकलन हमेशा जिले स्तर पर सिर्फ 2 ही जातियों की होती है, एक अनुसूचित जात जनजाति की और एक मुस्लिम की। बाकी सारे जो आंकड़े होते हैं वो अनुमानित होते हैं। तो जो जिले पर का जो आंकड़ा है वो करीब 30% वहां दलित मतदाता है, और 12 साढ़े 12% जो है मुस्लिम मतदाता है।
तो हम यही एवरेज मान करके उसी को हम संसदीय क्षेत्र में भी मान के चल रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट का आंकड़ा अन्य आंकड़ों से भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यही आंकड़ा हम मान के चलते हैं। लोगों का ये कहना है कि सवर्णों में वहां पे ब्राह्मण जो मतदाता की संख्या वहां अधिक है, दूसरे नंबर पर राजपूत है, उनकी संख्या वहां पे कम है। और ये देखा गया परंपरागत रूप से कि उस क्षेत्र के प्राय सभी लोग गांधी परिवार को चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का हो, क्योंकि बहुत दिनों से ये परिवार जो है एक गांधी परिवार में रहा, और देश का जिस परिवार जो है प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हो जो है उससे लगाव रहता भी है। लेकिन ब्राह्मण परिवार वहां का देखा जाए तो रायबरेली में सवर्ण में भी जो है उस आज भी वो गांधी परिवार के साथ खड़ा दिखाई पड़ता है। ऐसा जो है वो सुनने में भी मिलता है और बात करने के से भी ये लगता है। तो एक तो 12.5% मुस्लिम मतदाता, करीब ब्राह्मण मतदाता, और फिर सपा का वोट, ये अपने आप में ही बहुत मजबूत वोट है, जो बताता है कि वहां इनके लिए राहुल गांधी के लिए एक आसान पिच है। लेकिन अगर हम उसके तह में जाएं थोड़ा, तो कुछ कहानी और भी हो सकती है। देखिए, अभी आप जब देखे होंगे कि टिकट का जो बंटवारा हो रहा था, तो उसमें 18 लोकसभा सीटों पे जो अनुसूचित जाति के भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उसमें 6 लोकसभा की सीटें वो पासी समाज को दिया हुआ है, 3 जो है वो खट्टिक सोनकर को दिया हुआ है, और 1 सीट कोरी समाज को दिया हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी आपको ये बाहर से नहीं मालूम चलता है, लेकिन वो बिछाद जो है बहुत पहले से ही बिछाती चली आती है। पासी समाज का वोट रायबरेली क्षेत्र में करीब करीब 56% है, और कोरी समाज का 8% है। यानी कि मायावती का जो दलित वोट बैंक है वहां पे वो कम है करीब। तो अगर इसी दो कोरी समाज और जो पासवान समाज है, जो आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये इनकी जो संख्या होती है ये करीब 56 और ये 8 64%। 64% मतलब 30% का 64% अगर जोड़ दीजिए, तीन के बाद जो 19 करीब 19-20% हो जाता है। यानी कि 20% जो दलित मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां पे खड़े नजर आ रहे हैं। और 20% ये, और प्लस जो बाकी जो मतदाता है, पिछले बार जब अगर लोकसभा का चुनाव देखिए तो 37-38% वहां पे बीजेपी वोट पाई थी, और 56% वोट जो है वो कांग्रेस पाई थी। तो इस 56% में वो दलित मतदाता भी है, 10-15% वो भी रहे होंगे। अगर उनको निकाल दिया जाए तो आज की डेट में इनके पास 45% के वोट करीब करीब है, और इधर जो है 36-37% है। ये 8% का गैप अभी भी जो है वो जो है कांग्रेस के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। अब ये 8% का जो गैप है ये कैसे भरेगा, यही पूरी की पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की वहां पे रहेगी। तो पहला तो मैं ये बता दिया कि इनकी कोशिश रहेगी कि वहां का जो दलित मतदाता है, पासवान और ये कोरी समाज का, ये पूरा देखिए उसमें जो सरेली जो क्षेत्र है विधानसभा है, ये इसमें कोरी बाहुल बहुत ज्यादा है, इसमें संख्या दलितों में कोरी की समाज में। और अभी जब 2022 में जो चुनाव हुआ था, इस बुंदेलखंड रीजन में 17 सीटें जो है वो भाजपा चुनाव जीती थी, उसमें 5 जो है कोरी समाज के थे। और कोरी समाज को अनुसूचित में लाने के लिए बहुत प्रयास भी हुआ, और कोरी समाज का एक जो लोकसभा का जो प्रत्याशी है ओम कुमार, ये नगीना से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट भी है। तो इससे ये मालूम चलता है कि कोरी समाज और पासवानों को कैसे इस चुनाव में लेकर के चले गए। अच्छा, वैसे भी देखिए पासवानों को ये टिकट इतनी ज्यादा क्यों दिए है, अगर आप ध्यान से देखिए तो उधर डुमरियागंज और आप बाराबंकी, प्रतापगढ़, रायबरेली, ये सब जो क्षेत्र है, कौशाम्बी, इसमें इनकी संख्या बहुत ज्यादा है जो है। और इसीलिए फोकस कर करके ये रणनीति बना करके रायबरेली में कैसे क्या किया जाए, इन्होंने पासवानों को जो है 6 टिकट इसीलिए वहां पे वो दिए हुए हैं। अब अगर हम एक बार थोड़ा सा हम आंकड़ा देख लें कि जो अभी ये जो चुनाव हुए हैं आपके 2022 में विधानसभाओं में, तो
भारतीय जनता पार्टी का जो वोट था वो 35.67 छह शून्य। इस भाजपा में आपका अपना दल का बहराइच का जो कैंडिडेट था, सॉरी बछरावा का जो कैंडिडेट था वो अपना दल प्रत्याशी था, उनसे वोट को मिला करके मैंने एनडीए का वोट जो है 35.60, ये 2022 का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, विधानसभाओं का जो लोकसभा को में ये आते हैं जो है। समाजवादी पार्टी के पास वोट था 37.6%, यानी कि लगभग 2% का अंतर है सपा में और भाजपा में। कांग्रेस जो है वो 13.2% वोट पाई है। देखिए अरे बाकी जगह कांग्रेस कितनी वोट पाती थी, लेकिन रायबरेली में देखिए आज भी उनका वजूद है। 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश में 2% वोट पाने के बाद भी रायबरेली में वो 13.2% वोट पाई, और बसपा का वोट जो है वो 9.6% है। अब इसमें देखिए थोड़ी सी और बारीकी से समझने की बात है। पिछले बार जब जब 2019 का जब चुनाव हुआ था और उसमें लोकसभा में जो वोटिंग हुआ था, तो हर एक विधानसभा में सोनिया गांधी लीड की थी, और रायबरेली से लीड उनकी ज्यादा थी, करीब 60,000 की लीड थी। इस बार थोड़ा सा उल्टा हुआ। इस बार रायबरेली की जो सीट है वो भाजपा के पक्ष में गई है, और लगभग लगभग ठीक उसके उल्टा हो गया है। आप ये देखें कि रायबरेली में विधानसभा 2022 में जब चुनाव हुआ था तो अदिति सिंह को 1,02,429 वोट मिला था, और वहीं समाजवादी पार्टी को 95,000 और कांग्रेस को 14,000 वोट मिला था। तो कुल मिला करके यहाँ पे रायबरेली वाली सीट जो पहले कम, जहां पे 60-62,000 से कम वोट था, रायबरेली में ये बढ़ गई है। तो एक फैक्टर काम करेगा इस बार जो है कि रायबरेली में जो बढ़त थी वो खत्म हो गई है। दूसरी बात, ये जो वोट जो उनको मिला था 2022 में, जो मैं बता रहा 13.2% वोट मिला था, बछरावा में जो रिजर्व सीट है इसमें कांग्रेस 56,000 वोट पाई है। 56,000 वोट जो है एक बहुत बड़ा वोट होता है, और ये 56,000 वोट वहां पर कांग्रेस इसलिए पाट गई कि इसका जो प्रत्याशी था वो पासी समाज का था। ये जो पासी समाज का वोट है ये भी हो सकता है कि वहां से इस बार कांग्रेस को न जाकर के और ये भाजपा की तरफ शिफ्ट हो। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात देखा जाए तो जो हरचंदपुर की जो सीट है वहां पे कांग्रेस का प्रत्याशी वो राजपूत था जो 16,000 वोट पाया था, तो स्वाभाविक है कि वहां वोट भी राजपूत का जो है वो कांग्रेस में गया होगा। और अगर ऊंचाहार में देखिए तो देखिए ऊंचाहार में ब्राह्मण और ठाकुर ये डोमिनेटेड एरिया है, ठीक है। इसमें जैसे मनोज पांडे चुनाव लड़ रहे थे तो इनका असर, और जो कांग्रेस से जो प्रत्याशी थे वो भी राजपूत थे, वो करीब 9-10 हजार वोट पाए थे। वो भी तरह देखा जाए तो वो राजपूत वर्ग का अपना अपना जो कुछ भी रहा होगा वो उतना वोट पाया होगा। तो ये जो समीकरण है ये बता रहे हैं कि अभी चुनाव, विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें से बहुत से वोट शिफ्ट होगा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाए। कौन कितना जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये 8% का जो मैं गैप बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा गैप नहीं है, इसको पटा सकता है। लेकिन हाँ, आज के डेट में देखा जाए तो निश्चित रूप से आंकड़े जो कहते हैं, जो वहां पे विधानसभाओं में जो जो समाजवादी पार्टी का जो स्तर है उसको देखते हुए निश्चित रूप से राहुल गांधी का वजन जो है वो अपने प्रत्याशी दिनेश सिंह पे भारी है। अच्छा एक बात और है, जब जब भारतीय जनता पार्टी ने जब डिसाइड कर रहा था तो खैर पार्टी का निर्णय है दिनेश सिंह को चुनाव लड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अदिति सिंह को ये चुनाव लड़ाते तो उनसे ये बेहतर प्रदर्शन करते जो है। दिनेश दिनेश सिंह का वो स्तर जो है वो अदिति सिंह चूंकि अखिलेश सिंह की बेटी है, और अखिलेश सिंह का मान मर्यादा जो है मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोग कहते हैं कि वो एक तो कांग्रेस परिवार से बहुत नजदीकी भी रहे हैं, और उनकी जो प्रतिष्ठा है, सम्मान है, वो दिनेश सिंह से कहीं अधिक है। तो अगर अदिति सिंह को टिकट दिया गया होता तो हो सकता था, क्योंकि वहां पर सिटिंग एमएलए भी है तो वो एक अलग लड़ाई लड़ती है, चूंकि एक महिला है, यंग महिला है, तो वो आती चुनाव में तो राहुल के खिलाफ एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता था। लेकिन खैर पार्टी का अपना निर्णय था, जो जो था वो अपना वहां पे दिए। तो मित्रों ये मैं आज आपके सामने ये रायबरेली सीट के बारे में आप जो कुछ था आपके सामने रखा, कुछ डाटा भी दिए आपके सामने, और मैंने बताया क्या क्या ये सब समीकरण है। चुनाव परिणाम तक तो ये कयास लगाना ही पड़ेगा, कौन कौन कमजोर है, कौन भारी है। पर राहुल का भारी अभी जरूर दिख रहा है। चुनाव आते तक और समीकरण क्या बदल सकते हैं
ये सब समय पर निर्भर करेगा। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।